होम्योपैथी एनलाइटेंड में हम शब्दों का जो रिपर्टरी में शब्द हैं माइंड सेक्शन में विशेष तौर पर उन सभी का मेटाफोरिकल मीनिंग यूज़ करते हैं। तो वो मेटाफोरिकल मीनिंग आम आदमी के लिए समझना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो इनसे परिचित नहीं है। जैसे सपोज करो स्टूल है तो स्टूल को तुम समझते हैं कि जो हमने खाना खाने के बाद शौच आया वो निकल गया, उसको स्टूल कहा। ब्लड है, ब्लड को जो सामान्य भाषा में ब्लड समझते ही हैं। तो क्वाइशन है, क्वाइशन को समझते हैं कि हम सेक्स करना, पर इनके सबके अपने अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे क्वाइशन का मतलब होता है कि कमिंग वेरी क्लोज टू वन एंड अदर, ये क्वाइशन का मतलब है, रियल मेटाफोरिकल असली मतलब है ये। तो सेक्स में भी हम दोनों स्त्री पुरुष एक साथ बहुत नज़दीक एक दूसरे के आते हैं, जैसे बिल्कुल इंटीमेट हो ही जाते हैं, तो उसको इसलिए क्वाइशन कहा जाता है। लेकिन असली सेक्स करने का मतलब होता है इंटरकोर्स। तो क्वाइशन और इंटरकोर्स दो अलग अलग शब्द हो गए। तो रिपर्टरी में जो शब्द यूज किया गया है वो क्वाइशन है। तो क्वाइशन का मतलब कि दो चीज़ों का बहुत ही नज़दीक दूसरे से आकर मिलन हो जाना, उनको क्वाइशन कहते हैं, जब एक दूसरे में एक किस्म का फ्यूजन हो गया है। अब यही शब्द किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। जैसे हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं इरिटेबिलिटी अमलियोरेटेड आफ्टर और ड्यूरिंग क्वाइशन। ड्यूरिंग क्वाइशन का मतलब क्वाइशन के समय, यानी जब उसका अटेंशन, इंसान का अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गया, यानी उसका अटेंशन और चीज़ दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में आ गए, नज़दीकी आ गए, तब उसकी चिड़चिड़ाहट हट जाती है। इसका ये मतलब है। तो जैसे एक बच्चा खेल रहा है किसी चीज़ से, मतलब बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ही रो रहा है, चिड़चिड़ा है, अब लेकिन उसका ध्यान किसी ऐसी चीज़ की तरफ चला गया, खिलौने की तरफ या और किसी तरफ जहाँ उसका अट्रैक्शन अट्रैक्ट हो गया, तो अब बच्चे का रोना बंद हो जाता है। और जब तक बच्चा उस स्थिति में रहता है, यानी उसका अटेंशन वहाँ डाइवर्ट रहता है, तो वो चिड़चिड़ाहट उसकी हट जाती है। तो इसलिए इसको बड़े आराम से हम रुब्रिक ले सकते हैं, इरिटेबिलिटी अमलियोरेटेड क्वाइशन आफ्टर। इसी तरह विरेट्रम एल्बम के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक रुब्रिक को एक्सप्लेन किया था, स्वेलोज फीसिस ऑफ हिज ओन। तो इसका सब मेटाफोरिकल मीनिंग ही लिया जाता है, पर क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है इसलिए लोग समझते हैं कि ये रूब्रिक केवल तभी लग सकता है जब वास्तव में कोई अपनी फीसिस को, स्टूल को खा जाए। लेकिन अगर ऐसे मानसिक रोगी आपको मिलेंगे जो अपने स्टूल खा जाते हैं और तब आप उस पर लगाओगे, तब भी ये मेडिसिन उनको क्योर नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कुछ और अर्थ है जो मेटाफोरिकल होता है। तो इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मेरे वीडियो देख के कर सकते हैं जहां मैंने ये बताया है, मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ दिस शब्द इज दिस रूब्रिक। तो अभी इसको देखकर इन्होंने कमेंट किए हैं, वो कमेंट मैं आपके सामने ला रहा हूं। जैसे इनका कमेंट है, ये अंग्रेजी भाषा में है तो मैं हिंदी में आपको कर रहा हूं। विरेट्रम एल्बम एक मानसिक विकृति के लिए दी जाने वाली दवाई है। अब ये पूरी तरह 100% गलत सेंटेंस है। जो आम सामान्य लोग होते हैं, बिल्कुल खांसी, जुकाम, बुखार, एसिडिटी वगैरह वगैरह, उन सब के लिए भी हम विरेट्रम एल्बम यूज़ करते हैं, बहुत सफलतापूर्वक करते हैं, जब उनमें ये विरेट्रम के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये कहना कि मानसिक विकृति की दवाई है 100% गलत सेंटेंस है, और ये दिखाता है कि होम्योपैथी की समझ कितनी सीमित है लोगों को। आगे ये लिखते हैं, यह बहुत किस्म की मानसिक विकृतियों पर काम करती है, करती होगी, लेकिन आम क्लिनिक में बहुत इस किस्म की मानसिक विकृति वाले लोग नहीं आते हैं। उनके लिए आपको पागल खाने जाना होता है, और आप किसी भी पागल खाने का जाकर वहाँ के रोगियों का इन दवाइयों से इलाज कर नहीं सकते। तो ये सब कहना बिल्कुल नासमझी का
दर्शन कराना है। और ऐसे रोगी वास्तव में अपना मल खाते हैं। इस रूब्रिक का केवल यही एक अर्थ है और इसका अन्य कोई भी अर्थ नहीं है। तो जब दिमाग के सारे दरवाजे हम बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि दुनिया इतनी ही छोटी है, तो फिर सब आगे कुछ दिखता नहीं है। ये उसी का नतीजा है कि जब हम कुछ भी चीज़ समझना नहीं चाहते, हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि जो हमने सीखा है, जो हमें मालूम है, वही दुनिया का संपूर्ण ज्ञान है, तो ये समझदारी नहीं है। आगे ये लिखते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो पागल होते हैं। किसी को पागल का लेबल लगाना ये आपकी काबिलियत नहीं है। तो हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। सामान्य भाषा में भी आप एक दूसरे को पागल कहते ही हो कि वो पागल है, उसको इतनी अकल नहीं है, तो पर वो वास्तव में पागल होते नहीं है। तो इनके हिसाब से जो मल खाने वाले लोग हैं पागल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उनको विरेट्रम से सुधारा नहीं जा सकता, ये भी सत्य है। क्या आपने, ये आगे लिख रहे हैं, क्या आपने कभी कार्फोलोजिया नाम का शब्द सुना है? बिल्कुल सुना है, उसका मतलब भी मालूम है। तो आगे कह रहे हैं, इस प्रकार का लक्षण वास्तव में विरेट्रम एल्बम से ठीक किया जा सकता है। 100% गलत बात है ये। आप एक भी केस दिखाओ जो जिंदगी में आपने ठीक किया हो, तो नहीं मिलेगा। आगे लिख रहे हैं, इस प्रकार का लक्षण वास्तव में विरेट्रम एल्बम से ठीक किया जा सकता है, इसलिए इस रूब्रिक की इस प्रकार से गलत व्याख्या न करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहें, पर ऐसा किसी को पढ़ाए नहीं। पर जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसको इससे पढ़ के क्लिनिक में लगा के लाभ हो रहा है, उसके रोगी सही हो रहे हैं, तो फिर मेरी सोच पूरे समाज में फैलनी जरूरी है। तो मैं आपके बंद दिमाग के कारण अपने वीडियो की व्याख्या समाज तक पहुंचाना बंद नहीं करूंगा। जरूरत इस चीज की है कि आप इस दिमाग को खोलें और चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू करें। आगे और लिखते हैं ये, और दूसरा रूब्रिक, डेल्यूजन डेफ एंड डम्ब ही इज, ये भी विरेट्रम एल्बम का रूब्रिक है। तो ये रूब्रिक भी इस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं, वो हमने क्लिनिक में लगाए हैं और बहुत सारे मरीजों को इस रूब्रिक से इस प्रकार की व्याख्या देकर ठीक किया है। आगे लिख रहे हैं ये डेफ एंड डम्ब डेल्यूजन इंसैनिटी और पैरानोइया की अंतिम अवस्था में वास्तव में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। पर उस भयानक स्थिति में जब डिजीज चली जाती है तो आप किसी भी हालत में उसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी क्योर नहीं कर सकते। इस प्रकार का डेल्यूजन हमारे मस्तिष्क द्वारा अपनाया गया बचाव का एक तरीका है। तो ये व्याख्या कि ये बचाव का एक तरीका है, इसलिए ये ऐसा मरीज सोचने लग गया है, ये भी एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है। हाइपोथेटिकल को अगर आप रियलिटी मान रहे हैं तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। जो रियल है वो क्लिनिक में लगना चाहिए। इस प्रकार की व्याख्याएं क्लिनिक में लगती नहीं है, इसलिए होम्योपैथी के प्रिस्क्रिप्शन फेल होते हैं और होम्योपैथी बदनाम होती है, समाज में उसकी कोई इज्जत बनती नहीं है। ये इसी कारण है। आगे लिख रहे हैं ये, और इस प्रकार का पागलपन, इनसैनिटी, वहां पर देखने को मिलती है जब जीवन में निराशा और गम हो जाता है। कृपया इस तरह से मत पढ़ाइए। जिंदगी में बहुत गहन निराशा होती है, बहुत गम होते हैं लोगों को, पर सब में ऐसे लक्षण पैदा नहीं होते हैं। तो इस किस्म के लक्षण गम और निराशा से पैदा होंगे, ये कहना भी 100% गलत बात है। आगे लिखते हैं,
इस प्रकार की व्याख्या आप केवल अपने आप तक रखिए, क्योंकि एक गलत विचार पूरा परिवेश ही बदल देता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने इन विचारों को बदलिए, ये बड़े सीमित हैं, इनके द्वारा एक भी मरीज आप ठीक नहीं कर पाएंगे और पूरी गारंटी है कि आपने ठीक किया भी नहीं होगा। अगर किया है तो किसी का भी वीडियो केस आप हमारे वीडियो पे अपलोड करके दिखाइए, हम आपको परमिट करते हैं अपने वीडियो अपने चैनल में अपलोड कराने की। तो समाज में गुमराह मैं नहीं कर रहा हूं, आप गुमराह ऑलरेडी हुए बैठे हैं, उसको खोलने की जरूरत है। क्योंकि जब अगर हम रिपर्टरी देखेंगे उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, तो बहुत सारी दवाइयां आती हैं, केवल विरेट्रम एल्बम नहीं आती है और ना ही ये रूब्रिक आता है, जबकि विरेट्रम एल्बम इस रूब्रिक में अकेली दवाई है। तो इसका मतलब है कि गम और निराश होने के बाद ही विरेट्रम एल्बम की पिक्चर बनेगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं जो मुझको क्लिनिक में आ रहा है वो मैं वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूं। अब जो सीखना चाहते हैं वो उससे सीख लेते हैं, जो नहीं सीखना चाहते वो मेरा वीडियो देखना बंद कर देते हैं, और जो कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो उस तरह से निराशावादी और अपने को बुद्धिमान दिखाने वाले कमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए अब ये मेरे को एक मजबूर हो गए हैं कि हम इसके जवाब दें ताकि समाज में भ्रांतियां हट सकें। आगे लिखते हैं, इस प्रकार के रोगी पागल खाने में देखने को मिलते हैं और वो इस प्रकार से पूर्णतः शांत रहते हैं जैसे तो उनके आसपास कुछ भी घटित ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल है, इंडिफरेंस होता है, पर सभी विरेट्रम नहीं होते हैं। इस प्रकार के रोगी वास्तविकता में अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति से भी आगे जा चुके होते हैं, मतलब कि जो हिंसक प्रवृत्ति के दौरे पड़ने वाली अवस्था से आगे जा चुके हैं, मतलब उनको पहले हिंसक प्रवृत्ति के दौरे पड़ते रहे थे, अब वो इतने डैमेज उनके ब्रेन हो चुके हैं कि अब उन्होंने इस तरह से हिंसक होना बंद कर दिया है और वो शांत होके बैठ गए हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको कुछ सुनता नहीं है और कुछ दिखता भी नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है, यानी प्रतिक्रिया विहीन हो गए हैं। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ना ही तो इस तरह के जो पेशेंट हैं डेफ एंड डम्ब जो दिखा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो पहले हिंसक ही रहे हों। तो ये कुछ भी हाइपोथेटिकल बना लेना और उस पर अड़े रहना आपके दिमाग को कुंठित कर देता है, कुछ सीखने नहीं देता। दिमाग को सीखने के लिए अनप्रेजुडाइज्ड होना जरूरी होता है, खुला दिमाग रखना जरूरी होता है। अब आगे और भी लिख रहे हैं भाई साहब, और यह क्या बकवास है, आप तो सब चीज़ों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैं सब चीज़ों की पूरी तरह से सही व्याख्या कर रहा हूँ। टेस्ट क्या होगा, ये गलत है और ये सही है। होम्योपैथी में तो एक ही टेस्ट होता है। अगर जिस तरह से आप व्याख्या कर रहे हैं, जिस तरह से मेडिसिन को समझ रहे हैं, अगर वो मेडिसिन उस तरह से क्लिनिक में लग के रोगियों को ठीक करने में सफल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा की गई व्याख्या पूरी तरह से सही है। और ऐसा हमारे साथ क्लिनिक में हो रहा है, न केवल मेरे साथ हो रहा है, बल्कि कितने ही हजारों लोग जो इस सिस्टम पे प्रिस्क्राइब करते हैं, सबको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आप खुद इस सिस्टम को सीख जाएंगे, जो कि सीखना चाहेंगे तो सीखा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तब आप भी सफलतापूर्वक रोगियों को बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी कुछ कठोर से शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका बुरा आपको नहीं लगेगा। और
आपके सवालों के सवाल तो नहीं थे, बल्कि ये जो भी आप क्रिटिसिज्म वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं उससे आपका मन कुछ शांत हो गया होगा और आप मेरी बात पे गौर करेंगे कि हम इस सिस्टम को सीखें और अपने क्लिनिक पे अच्छे रिजल्ट लें, ताकि होम्योपैथी और आप दोनों का महिमा बढ़े, समाज में होम्योपैथी का सम्मान बढ़े। फिर भी आप चाहें तो दोबारा इस पे कमेंट लिख सकते हैं, हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।